जय हिंद दोस्तों। आप सभी को पता है कि हाल ही में 2 मई को लगभग 4 राज्यों में और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव के रिजल्ट आए हैं। इसके बाद सभी राज्यों में लगभग शांति है, वहाँ पे सरकारों का गठन हो चुका है। उसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर। लेकिन जो पश्चिम बंगाल राज्य है वहाँ पे भी सर्वाधिक हिंसा की खबरें आ रही हैं, चाहे वहाँ बीजेपी कार्यकर्ता हो या टीएमसी कार्यकर्ता हो। हाल ही में उनकी मौत की खबरें आ रही हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, लोगों के घरों में आग लगा दी जा रही है। कुछ माताएं बहनें जिनके साथ रेप होने की बात सामने आ रही है, उनके बाद उनको जला दिया गया है, मार दिया गया है। तो इन सभी घटनाओं के ऊपर अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया है, महिला आयोग ने भी इसकी निंदा की है। और पश्चिम बंगाल के जब राज्यपाल शपथ दिला रहे थे मुख्यमंत्री को, तो उस समय भी बात कही गई थी कि ये सबको रुकना चाहिए, जल्द से जल्द इसको रोका जाए। तो इसके साथ ही पूरे देश में एक और आवाज उठ रही है कि राष्ट्रपति शासन क्या है पश्चिम बंगाल में लगाया जाए और इसका जो कंट्रोल है वो राष्ट्रपति शासन लगा करके केंद्र अपने हाथ में ले। तो आज का जो ये वीडियो है उसमें हम राष्ट्रपति शासन को समझेंगे और संवैधानिक प्रावधानों को मूल में रखते हुए राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे। तो अगर मैं राष्ट्रपति शासन की बात करूं तो अगर भारत के संविधान में जो भाग 18 है तो उसमें अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक का जो प्रावधान है वो आपातकालीन प्रावधान है। इसका नाम ही इमरजेंसी प्रोविजंस मतलब आपातकालीन प्रावधान रखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि जब आपातकाल का समय आएगा उस संबंध में इनको छेड़ा जाएगा या यहाँ से शक्तियाँ लेकर के इनका उपयोग किया जाएगा। सही मायने में देखा जाए तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो एक प्रकार संघात्मक रूप लिए हुए है। मतलब संघात्मक रूप की अगर मैं मूल विशेषता की बात कहूँ तो राज्यों की जो शक्ति है और जो केंद्र की शक्ति है उनके बीच में आपस में बंटवारा किया गया है। अनुसूची जब आप साथ पढ़ेंगे तो उसमें राज्य सूची है, समवर्ती सूची है और केंद्र सूची है। मतलब सेंट्रल लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है, जिसमें अलग अलग क्या शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। जो राज्य है वो केंद्र की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उसी प्रकार जब सामान्य परिस्थितियां रहती हैं तो केंद्र भी राज्य की शक्तियों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता है। राज्य के पास कुछ शक्तियां हैं जैसे कि कृषि वगैरह हो गया या पुलिस व्यवस्था हो गई, ये सब राज्य के हाथों में है। केंद्र के पास कुछ विषय हो गए, जनगणना कराने का विषय हो गया, रेलवे हो गया, भारत की जो सेना हो गई या डाक व्यवस्था हो गया। तो इस प्रकार के जो विषय हैं वो केंद्र के हाथ में रहते हैं। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम हो गया, अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, तो ये सब केंद्र के हाथ में रहते हैं। जो बड़े बड़े बंदरगाह हो गए ये भी क्या केंद्र के हाथों में है। तो इनकी शक्तियों में क्या है आपस में कभी टकराव नहीं होता है। लेकिन जो भाग 18 है जिसमें आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं, तो आपातकालीन को जब कुछ समय आता है तो इनमें इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो इन्हीं में से एक अनुच्छेद है 356, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन लगाना या संवैधानिक आपातकाल भी इसको कहते हैं या राज्य का आपातकाल भी इसे कहते हैं। तो इसके अंतर्गत भाग 18 के अंतर्गत 352 से लेकर 360 तक के अनुच्छेद, कुल 9 अनुच्छेद है अगर 352 को भी हम लोग काउंट कर लेते हैं तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में 3 प्रमुख अनुच्छेद हैं और जो बाकी के अनुच्छेद हैं वो यह बताते हैं कि जब इन 3 अनुच्छेदों का प्रयोग किया जाएगा राज्य में या देश में तो उनके प्रभाव क्या होंगे, नागरिकों पर होंगे या विधानसभा भी विघटित की जा सकती है किसी राज्य की। तो पहला अनुच्छेद है 352 जिसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। 352 अनुच्छेद है राष्ट्रीय आपातकाल। ये तभी देश में लागू किया जाता है जब कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, बाह्य आक्रमण हो या युद्ध की घोषणा हो जाए कि हमारा युद्ध पाकिस्तान से या चाइना से या बांग्लादेश से या किसी भी अन्य देश से छिड़ गया हो। तीसरा इसमें प्रावधान ये भी किया गया कि सशस्त्र विद्रोह मतलब देश के अंदर ही शस्त्रों के साथ अगर कोई गुट विद्रोह कर दे तो इस समय ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में इसकी बात नहीं करेंगे, किसी अन्य वीडियो में मैं इसकी बात करूंगा। दूसरा जो मुख्य अनुच्छेद है 352 के बाद वो है 356। तो अनुच्छेद जो 356 है उसी को कहते हैं हम राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल या राज्य का आपातकाल। उसके बाद एक प्रमुख अनुच्छेद है 360 वित्तीय आपातकाल। कभी देश में वित्त का संकट आ गया, मतलब पैसों से संबंधित कोई संकट आ गया, हमारी पैसों की साख गिर गई, हमारे रुपया की साख गिर गई वैश्विक मार्केट में, तो उस समय 360 का प्रयोग किया जाएगा। भारत की आज़ादी से या संविधान निर्माण से मैं बात कहूँ तो अभी तक कभी भी अनुच्छेद 360 का प्रयोग देश में नहीं किया गया है। इस वीडियो में हम बात करते हैं अनुच्छेद 356 की। तो अनुच्छेद 356 में 2 प्रकार से क्या है राष्ट्रपति शासन लगाए जा सकते हैं। इसका जो पहला जो कारण है वो जो 356 में ही कहा गया है, पहला ये है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता। इससे ये समझा जा सकता है कि अगर कोई राज्य जिसमें चुनाव हुए हैं, चुनाव नहीं भी हुए हैं, कोई अगर पार्टी है जो शासन में है वो अपना बहुमत खो देती है, मतलब उसके पास जो विधानसभा में कुल सीटें हैं
उससे वो आधे से एक अधिक नहीं ला पाती है तो है संवैधानिक तंत्र की विफलता, वहाँ पे सरकार गिर जाएगी। और जो दूसरी पार्टी है उसको मौका दिया जाएगा राज्यपाल के द्वारा सरकार बनाने का, तो वहाँ पर वो नहीं बना पाएगी, क्योंकि बहुमत किसी के पास अगर बहुमत नहीं है, वहाँ पे दो पार्टियाँ हैं या तीन पार्टियाँ हैं किसी राज्य में, और किसी के पास भी बहुमत नहीं है इतना कि सरकार बना पाए, या कोलैबोरेशन करके आपस में मिलकर भी सरकार नहीं बना पा रहे हैं, तो वहाँ पे संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाएगी। और राज्यपाल ऐसा कह सकते हैं केंद्र से कि आप हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे किसी भी पार्टी के पास इतना बहुमत नहीं है कि वो राज्य में सरकार बना पाए। जैसे देखूं मैं कि अभी चुनाव जो हुए हैं अभी अप्रैल में, तो इसके जस्ट फरवरी माह की बात करूं तो पुदुचेरी है या पांडुचेरी कहूं, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, क्योंकि वहां पे सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी वहां पे विधायकों की संख्या उनके पास कम हो गई थी। उसी प्रकार अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो बीजेपी और शिवसेना ने साथ में मिलकर के चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां पे उनमें टूट हो गई, तो शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिल करके वहां पे बहुमत जुटाया और वहां पे सरकार बना ली। तो अगर ऐसी कोई भी पार्टी नहीं होती है जिसके पास पूर्ण बहुमत हो और बाकी भी ऐसी पार्टियां नहीं रहती हैं जो सरकार बना पाए, तो अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तो ये एक पहला कारण था, संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दूसरा एक और कारण से राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 365 में किया गया है। 365 में यह कहा गया है कि अगर कोई राज्य केंद्र के द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देश, मतलब एक ऐसा निर्देश दिया गया जो संविधान के अनुरूप है, उसको प्रभावी करने में या उसका पालन करने में असमर्थ हो जाता है, या वह उसको प्रभावी नहीं करा पाता है, उसका पालन नहीं करा पाता है, तो यह मान लिया जाएगा कि जो केंद्र है, सरकार है, वो राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, और वहाँ की जो राज्य की जो व्यवस्था है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो वहाँ पर राज्यपाल की सिफारिश से या राज्यपाल की सिफारिश के बिना भी केंद्र क्या सकती है, राष्ट्रपति शासन वहां पर लगा सकती है कि उस राज्य में केंद्र के जो निर्देश दिए जा रहे हैं, संवैधानिक निर्देश, उनका पालन क्या है, राज्य नहीं कर पा रहा है, वहां पे जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा गई है, या कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो इस संबंध में अगर पश्चिम बंगाल को हम लोग देखें तो इस संबंध में निश्चित रूप से वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो इसके लिए भी अभी गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है, और जो महिला आयोग है उसने भी जवाब तलब किया है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 सदस्यों की समिति बना दी गई है जो पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है, वहां पे घटना स्थलों की जांच की जा रही है। उसके बाद उन्होंने आज राज्यपाल जो वहां के धनखड़ जी हैं उनसे भी मुलाकात कर ली है, और वो कुछ ही दिनों में अपनी रिपोर्ट बना करके सौंपेंगे, चाहे वो गृह मंत्रालय को भी सौंप सकते हैं, हो सकता है अगर कलकत्ता हाईकोर्ट उस रिपोर्ट को मांगता है तो उस रिपोर्ट को भी कलकत्ता हाईकोर्ट को भी जो समिति बनाई गई है वो सौंप सकती है। तो 4 सदस्यीय जो समिति बनाई गई है वो अपना रिपोर्ट सौंपेगी, और जब रिपोर्ट सौंपेगी तो उसके आधार पर कार्यवाही होगी। लेकिन जो 356 है और जो 365 है जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, इसकी शक्ति भी केंद्र को अनुच्छेद 355 से मिलती है। अनुच्छेद 355 को लोग मिस कर देते हैं, उसको देखते नहीं है। 355 यह कहता है कि किसी भी राज्य को बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अवस्था से सुरक्षित करने की जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की है। किसी भी राज्य के ऊपर अगर कोई बाहरी आक्रमण होता है देश से या सेना से, तो उसको सुरक्षा जो देने की जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की, कि राज्य की अपनी स्वयं की सेना नहीं होती। हालांकि पुलिस होती है राज्यों की, लेकिन सेना नहीं होती है। तो केंद्र की जिम्मेदारी है कि बाहरी आक्रमण से राज्यों को बचाया जाए, और राज्य के अंदर कुछ अगर विशेष अव्यवस्था फैल गई है तो भी क्या करे, केंद्र ही क्या करे, उसकी रक्षा करे। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 355। तो इसी को आधार मानकर 356 और 365 का उपयोग किया जाता है, क्योंकि केंद्र के पास ये शक्ति है 355 के तहत कि बाहरी आक्रमण से और राज्य के अंदर कोई अवस्था फैल जाती है तो उसकी जो सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की है। हाल ही में कोविड-19 फैला हुआ है, तो दिल्ली सरकार ने पत्र लिखकर केंद्र सरकार से मांग की कि सेना की मदद ली जाए। उसी प्रकार एक बार गुजरात दंगे हुए थे 2002 के आसपास, तो वहां पर भी जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे तो उन्होंने सेना की मांग की थी। तो राज्य जो है वो सेना की मांग कर सकता है, तो केंद्र क्या है, इसकी जिम्मेदारी है केंद्र की कि राज्य को सुरक्षा प्रदान करे। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 356 है वो तो संवैधानिक तंत्र की विफलता का है, तो लेकिन अभी जो टीएमसी है उनको पूर्ण बहुमत है, तो वो जो अनुच्छेद है उसके प्रयोग से राष्ट्रपति शासन लगाना ठीक नहीं होगा। लेकिन अनुच्छेद जो 365 है कि राज्यपाल अगर सिफारिश कर दे
तो उसके आधार पर जो है राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाया जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसके प्रभाव क्या होंगे। तो सबसे पहला प्रभाव ये होगा, जो राष्ट्रपति हैं वो मुख्यमंत्री तथा उनके नेतृत्व वाली जो मंत्री परिषद होगी उसको भंग कर सकते हैं, और राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के नाम से राज्य सचिव की सहायता से क्या कर सकता है, सभी कार्य संभाल सकते हैं। दूसरा, जो राज्य की विधायिका होगी, जो वहाँ की विधानसभा होगी, तो वह जो कार्य कर रही होगी उसका अब कार्य संसद करेगी, और संसद क्या है, राज्य के लिए नियम और कानून बना सकती है। दूसरा, अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है तो राष्ट्रपति जो है वो विधानसभा को विघटित भी कर सकते हैं और भंग भी कर सकते हैं। विघटित करने का मतलब ये है कि अब वहाँ पे फिर से नए चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है तो वहाँ पे विघटित नहीं की जाए, क्योंकि टीएमसी को यहाँ पे पूर्ण बहुमत प्राप्त हो चुकी है। और लेकिन यहाँ पे आप लोग एक बात खासकर याद रखेंगे, जब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो जो न्यायपालिका मतलब जो हाईकोर्ट की शक्ति होती है उसका उपयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकते। हाईकोर्ट की जो शक्तियाँ हैं वो यथावत बनी रहेंगी, ठीक है। तो बाकी जो सभी काम है वो राष्ट्रपति अपने ऊपर ले सकते हैं। एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं वो एक यूनियन स्टेट की भांति हो जाता है वो राज्य जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, जब भी यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा किसी भी राज्य में, तो वो जो प्रस्ताव होगा राष्ट्रपति शासन लगाने का, उसको जो राज्य सरकार है वो हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकती है। हाईकोर्ट मतलब कि उसका जो न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, और हाईकोर्ट में अगर चैलेंज नहीं होता है, वहाँ पे सरकार के पास बहुमत नहीं है, वो चैलेंज अगर मान लो नहीं करती है, तो उस प्रस्ताव को संसद में पारित करवाना पड़ता है 2 महीने के अंदर। 2 महीने के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना का प्रस्ताव अगर संसद पारित कर देती है तो वो एक बार में 6 महीने तक लागू रहेगा। फिर 6 महीना के बाद उसको पारित करवा के अधिकतम 3 साल तक किसी राज्य के ऊपर क्या है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन क्या करना पड़ेगा, उसको हर 6-6 महीने में पारित करवाना पड़ेगा। अगर 3 साल से अधिक किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे, नहीं तो 3 साल तक लगाया जा सकता है। और ये जो प्रस्ताव होगा वो संसद साधारण बहुमत से पास कर सकती है। मतलब साधारण बहुमत की जो कुल सदस्य संख्या है जो उपस्थित है मतदान करने वाले, उनके आधे से एक अधिक। एक विशेष बहुमत भी होता है, फिर एक राज्यों की परमिशन लेनी पड़ती है, वो वाला बहुमत भी होता है। तो साधारण बहुमत से भी किसी भी प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं 2 महीने के अंदर, जिससे क्या होगा, 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगा रहेगा। दूसरी बात, अगर 1 साल से अधिक राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उसके लिए 2 कंडीशन को फॉलो करना बहुत जरूरी हो गया है, जो कि 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में इसको लागू किया गया था कि अगर 1 साल से अधिक आपको और बढ़ाना है, संसद से अनुमति प्राप्त हो जाती है, तो ये 2 चीज़ों को निश्चित करना पड़ेगा कि देश में कहीं आपातकाल लगा हो या देश के किसी हिस्से में आपातकाल लगा हो। दूसरा ये है कि 1 साल से अगर आपको आगे बढ़ाना है तो चुनाव आयोग ये बता दे कि अभी जो चुनाव करवाना राज्य में ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये स्थिति जो पश्चिम बंगाल में अभी वर्तमान बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे ये स्थिति नहीं आई, क्योंकि चुनाव ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये था राष्ट्रपति शासन लगाना और उसको पारित करवाना और उसके प्रभाव। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया था वो पंजाब के पेप्सू प्रांत में लगाया गया था, और अब तक के 100 से अधिक बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। राष्ट्रपति शासन अलग अलग राज्यों में एक बार 2 बार 4 बार ऐसे लगभग सभी राज्यों में लगाया जा चुका है। तो आपसे अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया है, तो पेप्सू प्रांत पंजाब में 1951 में लगाया गया है। तो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पटियाला तथा ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये पेप्सू का फुल फॉर्म है। और यहाँ पे सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 1951 में ही लगाया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1975 से 1977 तक इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक आपातकाल लगा दिया गया था आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। 70 के बाद जब इसको हटाया गया और चुनाव हुए तो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार, या जो कहें कांग्रेस की सरकार, गिर गई थी। और 1978 में जनसंघ की सरकार आई, मोरारजी देसाई जो है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। तो उस समय लगभग 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, जबरदस्ती राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। उसके बाद 1980 में फिर सरकार आई कांग्रेस की, तो उन्होंने भी इसका बदला लिया और फिर से उन्होंने जो बीजेपी शासित जो अन्य जो कांग्रेस शासित जो राज्य थे वहां के 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और ऐसा कारण बता दिया कि संवैधानिक तंत्र की विफलता है और वहां पे बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रही है सरकारें। तो इस प्रकार से बहुत बार राष्ट्रपति शासन का गलत उपयोग भी किया जाता है, ठीक है। पहले तो था इस जो राष्ट्रपति शासन को न्यायपालिका की शक्ति, जो न्यायिक पुनरावलोकन है कि वो जांच कर पाए किसी कानून की, इससे अलग रखा गया था। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन 1970 आया, उसमें इसको कहा गया कि जो न्यायालय है वो इसकी समीक्षा कर सकते हैं कि राष्ट्रपति किसी गलत आधार पे तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे हैं।
तो ये क्या है, अब उसके अंतर्गत है। इसी प्रकार से 1992 का एक और मामला है जहां पर कांग्रेस ने 3 बीजेपी शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था और ये दलील दी गई थी कि कुछ धार्मिक संगठनों पे लगाए गए प्रतिबंध का अनुपालन करने में क्या है, राज्य असमर्थ हो रहा है। तो इस प्रकार से समय समय पर राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग भी होता है और कभी कभी उसका सदुपयोग भी होता है। एक बार कश्मीर में लगाया गया था, जब सरकारें गिर जाती हैं तो वहाँ पे संवैधानिक व्यवस्था को चलाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था जरूरी हो जाती है। आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को, ठीक है, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, अनुच्छेद 32 को। लेकिन जो अनुच्छेद 356 है, इसको भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मृत पत्र की संज्ञा दी थी। मृत पत्र मतलब मरा हुआ पत्र है। उन्होंने कहा था कि ये मृत पत्र संविधान बनने के बाद यथावत पड़ा रहेगा, इसका कभी उपयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या है, इसका समय समय पे उपयोग किया जाता है और ये उपयोग करना ठीक नहीं है हमारे जो संघात्मक ढांचा है उसको बनाए रखने के लिए। नहीं तो क्या होता है कि जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो एकात्मक ढांचा हो जाता है कि केंद्र ही सब कुछ है, राज्यों की शक्ति एक प्रकार से छीन ली जाती है। इस समय जो पश्चिम बंगाली कंडीशन है वहाँ बहुत ज़्यादा हिंसा की खबरें आ रही हैं, बहुत भयावह स्थिति हो रही है। वहाँ पे मार काट, दंगा फसाद, आग लगा देना, महिलाओं का रेप हो जाना, ये सभी प्रक्रिया चल रही है। खासकर चुनाव के बाद तो बहुत तेज हो गया है। और इस समय एक ममता बनर्जी का पुराना बयान भी वायरल हो रहा है कि उन्होंने कहा था चुनावी रैली के समय कि अर्धसैनिक बल जो सीआरपीएफ के जवान वगैरह होते हैं ये तो सिर्फ चुनाव तक ही रहेंगे, चुनाव के बाद ये चले जाएंगे, तब हम बाकी लोगों को देख लेंगे। तो इस प्रकार के बयान भी नेताओं को नहीं देने चाहिए। इस प्रकार बीजेपी से बहुत सारे बयान आते हैं जो कि कुछ गलत होते हैं। तो दोस्तों आज का ये पूरा वीडियो था वो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और 365 पे बेस्ड था। आगे की वीडियो में आपके लिए और कुछ चीज़ें मैं लेकर के आऊँगा लोगों के लिए। तब तक के लिए यहाँ पे धन्यवाद और मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।